स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज बच्चों बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके बेसिक्स को मजबूत करेगा। ये सिर्फ आपके बोर्ड्स में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपकी आगे फर्दर स्टडीज में भी बहुत काम आने वाला है। इंजीनियरिंग में बहुत काम आने वाला है। तो आपको थर्मोडायनेमिक्स को जानना है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नए तरह से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। आपको सीखते जाना है, आपको ही बढ़ते जाना है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना टॉपिक, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इजी है बच्चों, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। आप इसको अच्छे से सुनना और आप देखेंगे कि डेफिनेटली इसमें आपको एक अच्छी कमांड मिल जाएगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं नया टॉपिक, नए तरीके से और एक नए कॉन्सेप्ट से। चलिए, टॉपिक का नाम है या चैप्टर का नेम है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। जब भी वर्ड थर्मो आता है, थर्म आता है, तो याद रखिए, क्या बात याद रखेंगे कि थर्मो का मतलब सीधा सीधा हीट से है बच्चों। सीधा सीधा मतलब किससे होता है? हीट से। समझ गए? डायनामिक्स क्या होती है? डायनामिक्स का सीधा सा मतलब बच्चों मोशन से होता है। इतनी बात क्लियर होती है ना? बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है बच्चों। जब मोशन आता है, जब मोशन आता है तो डिस्प्लेसमेंट आता है कि नहीं? जब मोशन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगी। तो बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं कि उसके अंदर एनर्जी आएगी। कौन से वाली? काइनेटिक एनर्जी आएगी, है ना? जल्दी से बताएंगे, ये चीज समझ में आती है ना? है ना? ये बहुत सिंपल सी बात है। क्या? जब क्या बात बताई? डायनामिक्स। डायनामिक्स मतलब मोशन होता है। मोशन आने का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आना, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नेम क्या है, या दूसरा कहने का तरीका क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। एक्चुअल में मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन सिंपली मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे इसको मैकेनिकल एनर्जी बोल दिया। तो एक्चुअल में इस चैप्टर में जो हम सीखने वाले हैं बच्चों, हीट से रिलेटेड टर्म्स सीखने वाले हैं और कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। ये चीज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड टर्म्स सीखने वाले हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं बच्चों, ये मेरे हैंड्स हैं, मैंने यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की, है ना? मैंने इनको रब कराया, मैंने अपने हैंड्स को काइनेटिक एनर्जी दी, तो मेरे हाथ गर्म हो गए, ठीक है? तो मैंने मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। मैकेनिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी है, इसको मैंने इस वाली एनर्जी में, हीट एनर्जी में मैंने इसको कन्वर्ट किया, है ना? सिमिलरली बच्चों, क्या मैं हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकता हूं? हाँ, कर तो सकता हूं, लेकिन बच्चों ये एक टास्क बहुत बड़ा टास्क होता है। ये सिंपल टास्क ऐसा नहीं है जैसे कि आपने मैकेनिकल को हीट में कन्वर्ट कर दिया था, हीट से मैकेनिकल एनर्जी बनाना, है ना? ये एक बड़ा टास्क है। तो हम इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे। चलिए तो अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हीट को पढ़ने वाले हैं और हीट का कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, है ना? अभी सिंपली बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल का हीट एनर्जी में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है? क्या माना जाता है कि यूनिवर्स जो है वो बना हुआ है। किससे बना हुआ है? दो चीजों से। वो क्या है चीजें? दो। एक है सिस्टम, ठीक है, और एक है सराउंडिंग्स। ये बात समझ गए होंगे, बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं कि दुनिया में दो ही चीजें हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? चलिए, ये कंटेनर है, ऐसे करके बनाया कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर बच्चों गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? ये इतनी बात आपको समझ में आती है? बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, ये अंदर का जितना भी है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो भी है अंदर, ये सब, ये पूरा कंटेनर के अंदर का पार्ट, इसको मैं सिस्टम बोलता हूं, ठीक है? ठीक है, तो अब हम सीख लेते हैं कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है। सिस्टम क्या है बच्चों? एक कंटेनर है और इसके अंदर गैस है। ये गैस जो इसके अंदर है और इस कंटेनर के अंदर है, इसको मैंने सिस्टम बोला है। समझ गए? अच्छा, ये जो चारों तरफ का मीडियम है बच्चों, इसको छोड़ के, इसके अंदर के कंटेंट को छोड़ के जो भी बाकी बचा हुआ यूनिवर्स है, वो सराउंडिंग्स है बच्चों। वो क्या है? सराउंडिंग्स। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है।
समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखना है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है और आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए, तो आपने सिस्टम और सराउंडिंग्स को जान लिया। अब मैं आपसे कुछ और टर्म्स में बात कर लेता हूं जो आपको जाननी जरूरी है बच्चों। चलिए मैं आपसे बात करता हूं बच्चों एक नए टॉपिक पे, एक नए टर्म पे, थर्मोडायनेमिकल। ध्यान से सुनना है, क्या बता रहे हैं आज, क्या बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए क्या है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, अभी देख लेते हैं, चुटकियों में खत्म करना है। चलिए तो कौन कौन से होते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। पहला होता है प्रेशर, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों वॉल्यूम। तीसरा होता है टेम्परेचर, ठीक है। और फोर्थ होता है हमारे पास हीट कंटेंट, और एक और होता है इंटरनल एनर्जी। ये चीज आपको समझनी है, समझ गए। देखिए मैंने बोला थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है, तो मैंने बोला थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऐसी कुछ टर्म्स हैं जो इस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। इस सिस्टम के अंदर गैस है, ठीक है। इस गैस के अंदर क्या होगा, अपना एक प्रेशर होगा, तो एक ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। आप इस गैस को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके प्रेशर से, ठीक है। और किससे कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम से, किसका वॉल्यूम कितना है कि नहीं। और किससे डिफाइन कर सकते हैं आप इस गैस को, इसका टेम्परेचर कितना है कि नहीं। और किससे डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हीट एनर्जी कितनी है ना। और एक टर्म और है बच्चों, इसको बहुत डिटेल में मैं आगे सिखाने वाला हूं, इंटरनल एनर्जी, इसको भी सीखेंगे। लेकिन इन सारे पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इसलिए बोला है क्योंकि एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ये बदलते रहते हैं। क्या इस गैस का प्रेशर चेंज नहीं होगा, हो सकता है। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, हो भी सकता है ना। टेम्परेचर हो सकता है, हाँ हो सकता है। हीट एनर्जी चेंज हो सकती है, इसलिए इनको वेरिएबल्स बोला है बच्चों। ये बदलते रहते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है, इन्हें बदला जा सकता है। और इन्हीं से आप किसी सिस्टम को डिफाइन करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। किन से बताएंगे, उसके प्रेशर से, उसके वॉल्यूम से, उसके टेम्परेचर से, उसकी हीट एनर्जी से, उसकी इंटरनल एनर्जी से, यही तो है। तो इनको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स या फिर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखिए मैं इसको रब कर देता हूं और कुछ नई टर्म्स आपको सिखा देता हूं जल्दी से। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूं कुछ नई टर्म्स, ठीक है, जानना है। चलिए अब मैं आपसे बात कर लेता हूं। पहले मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनना है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। मैं किस पे बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पे। कौन कौन सी होती है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, देख लेते हैं। देखिए अभी आप मेजरली मैं आपको 2 टाइप्स की बता रहा हूं, हम बहुत सारी पढ़ने वाले हैं नो डाउट, जिसमें हम आइसोथर्मल पढ़ेंगे, एडियाबैटिक पढ़ेंगे, आइसोबैरिक पढ़ेंगे, आइसोकोरिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, साइक्लिक प्रोसेस पढ़ेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे, इरिवर्सिबल। लेकिन मेजरली अभी मैं आपसे 2 पे डिस्कस करूंगा। कौन कौन सी है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जो हमको देखने को मिलती है थर्मोडायनेमिक की स्टडी में, कौन कौन सी है। पहली है बच्चों आइसोथर्मल, पहली कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, समझ गए। चलिए अब सेकंड कौन सी है, सेकंड होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये 2 प्रोसेस आपको जाननी है, ठीक है, समझ गए हैं अच्छे से। 2 तरह की प्रोसेस है, कौन कौन सी, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। चलिए अब मैं आपसे बात करूंगा इन दोनों प्रोसेस पे जो आप थर्मोडायनेमिक्स में कर सकते हैं, है ना, और डिटेल में सीखेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक को। चलिए तो अब सीखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को, जिसमें मैं सिखा रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस डिटेल में। चलिए तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पहली फीचर क्या है, पहला पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है। इसमें बच्चों आप नाम से जान रहे होंगे, मैं नाम आपको बता रहा था, क्या नाम बता रहा था, आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर, प्रोसेस, ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो। अगर कोई सिस्टम है, ये मान लो एक सिस्टम है ऐसे करके, ठीक है, और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं,
और बच्चों मैं कह रहा हूं इसको मैं हीट करता हूं, नीचे से ऐसे हीट कर रहा हूं। अगर मैं इसको हीट करता हूं और आप देखते हैं, और ये ऊपर से मैंने क्लोज कर रखा है, और मैं देखता हूं कि जब मैं इसे हीट करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इसे गर्म करूं और ये जो हीट इसमें अंदर गई है ये साथ साथ बाहर ट्रांसफर हो गई है, कुछ ऐसा अगर हुआ है तो इसका अंदर का टेम्परेचर कैसा रहेगा। मैं बोल रहा हूं हीट भी टेम्परेचर राइज हो जाना चाहिए था, लेकिन जो हीट गई है वो साथ साथ रिलीज हो गई है, वो बात तो साथ साथ क्या हो गई है, रिलीज हो गई है बाहर। तो इसका टेम्परेचर कैसा रहा बच्चों, कांस्टेंट रहा, जैसा पहला था ऐसे ही रहा। अगर पहले 30 डिग्री सेल्सियस था तो हीट देने के बाद भी वो 30 डिग्री सेल्सियस ही रहा। क्यों? क्योंकि वो जो हीट इसके अंदर आई है वो मैंने किसी तरीके से बाहर साथ साथ ट्रांसफर कर दी है। तो ऐसा इस प्रोसेस में होता है, हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, यानी कि डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 होगा। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अगर पहले 30 था बच्चों, फिर उसके बाद नया टेम्परेचर भी 30 ही है, तो कितना चेंज आया, 30 माइनस 30, यानी कि डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। कितना आया, 0। समझ गए? बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी बात बच्चों आपको जो समझनी है आइसोथर्मल प्रोसेस को लेके, इसमें आपको जो वॉल्स यूज करनी है कंटेनर की वो डायाथर्मिक होनी चाहिए। क्या बोला, डायाथर्मिक। ये क्या है, ध्यान से देखना है। डायाथर्मिक का मतलब ये है, मैं आपसे एक बात बोल रहा था कि जब ये एक्सपेरिमेंट में कर रहा था, मैंने इसके कंटेनर की जो ये वॉल्स ली हैं, मैंने बोला था इनको कुछ ऐसी बनाना है कि जो हीट इसमें गई है वो साथ साथ ट्रांसफर हो जाए बाहर, ऐसे ही बोला था ना। तो मैं वही तो बोल रहा हूं। तो ऐसी वॉल्स जिनमें एक खास बात है कि जो सिस्टम से हीट को कहां ट्रांसफर करवा दें, ये वॉल्स सराउंडिंग्स में ट्रांसफर करा दें, ऐसी वॉल्स को मैं क्या बोलता हूं, डायाथर्मिक वॉल्स, या दूसरा नाम कंडक्टिंग वॉल्स। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सी बात की है ना, कंडक्टिंग वॉल्स भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट बच्चों, मैं आपको थर्ड पॉइंट बताता हूं कि ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसी है, स्लो, बहुत धीमो सी हो रही है। आप पूछेंगे कि कैसे। चलो मैं आपको ना एक बात क्लियर करता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं। वो पॉइंट, वो बात क्या है, देखिए आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। अगर ये हीट बाहर ट्रांसफर ना होती तो आप इसको हीट देते तो ये गर्म हो जाता, टेम्परेचर बढ़ जाता। तो मैं इससे अलग बता रहा हूं कुछ बात। क्या पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट सुन लेंगे। पॉइंट बच्चों ये है कि हाउ टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इससे अलग बता रहा हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं सकते हैं, मैं इससे अलग बता रहा हूं कि हाउ टू इंक्रीज द टेम्परेचर। या तो आप उसको हीट दे दें, हाउ टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने का तरीका क्या है, मैं बोलता हूं या तो उसे हीट प्रोवाइड करा दें बाय प्रोवाइडिंग हीट, है ना, क्या प्रोवाइड करा दें, हीट प्रोवाइड करा दें। दूसरा तरीका, भाई आप इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे, अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होती तो ये टेम्परेचर बढ़ा देती इसका, है ना, उसमें आइसोथर्मल थी इसलिए वो ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन हीट देने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है कि नहीं, अगर ये आइसोथर्मल नहीं है। समझ गए, ये बात बताई। दूसरी बात, अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है किसी सिस्टम का, तो अगर आपने उसमें पिस्टन फिट कर दिया ऊपर से, ऐसे ये पिस्टन है, ये मूवेबल है, ये पिस्टन मूवेबल है, जब आप इसको दबाते हैं ना, कंप्रेस करते हैं गैस को, तो याद रखना है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बच्चों। तो दूसरा तरीका टेम्परेचर बढ़ाने का क्या है, बाय कंप्रेसिंग द सिस्टम। सिस्टम को क्या कर दें, कंप्रेस कर दें। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। समझ गए हैं कि तो दो तरीके हैं टेम्परेचर बढ़ाने के, हीट दे दी जाए सिस्टम को, सीधी सी बात है, या उसको दबा दिया जाए। इस केस में जो आइसोथर्मल प्रोसेस थी, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना था, हीट दी भी है तो वो ट्रांसफर हो गई थी इन वॉल्स के थ्रू बाहर, अगर ये ट्रांसफर ना होती तो इसका टेम्परेचर बढ़ा देती। चलिए, अगर मैं टेम्परेचर को दोबारा से इस चीज को देखता हूं, मैंने इस पे वर्क कराया, इसे ऊपर से दबाया, हीट नहीं दी, अब की बार हीट नहीं दी, सिर्फ क्या कराया मैंने, वर्क कराया। जब मैं इस पे वर्क कराता हूं तो मैंने अभी आपको सिखाया है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है, जब आप वर्क कराएंगे बेटे तो वो हीट जो बनी वो धीरे धीरे बाहर ट्रांसफर हो जाएगी, तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस क्यों बोला, मतलब अगर आप इसको कंप्रेस करते हैं तेजी से
तो जो हीट बनी बच्चों उसको इतना टाइम नहीं मिला कि वो बाहर ट्रांसफर हो जाए, समझ गए, इतना टाइम नहीं मिला। अगर ऐसा है रैपिड प्रोसेस कर दी, बहुत तेजी से दबाया, तो उसको उस हीट को इतना टाइम नहीं मिला कि वो बाहर ट्रांसफर हो जाए, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन हम कौन से प्रोसेस सीख रहे हैं, आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है। तो अगर आप इसको स्लोली दबाएंगे तो जो हीट बनेगी उसको टाइम मिल जाएगा रिलीज होने के लिए, बाहर रिलीज होने के लिए, ताकि टेम्परेचर कैसा बना रहे, अंदर कांस्टेंट बना रहे। समझ गए मेरी बात को? तो इसलिए ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये प्रोसेस कैसी होती है बच्चों, स्लो प्रोसेस होती है। फोर्थ पॉइंट याद रखना है क्या, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है बच्चों इस प्रोसेस के लिए। अब आप बोलेंगे P क्या है और V क्या है। P यहाँ पे बच्चों इस गैस का प्रेशर है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है इस गैस का, V, समझ रहे हैं, ये चीज है, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, याद रखनी है। चलो जी मैं आपको इसका फिफ्थ पॉइंट बताता हूं। फिफ्थ पॉइंट क्या है मैं आपसे क्लियर करता हूं, याद रखना है अभी फिलहाल, फिर मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि स्पेसिफिक हीट जो होती है, इसको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा बच्चों, लेकिन आगे, है ना। तो पहले ही स्पेसिफिक हीट जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, याद रखना है आपको। स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है कौन से प्रोसेस की, जल्दी से बताओ मुझे। मैंने बताया कौन से प्रोसेस की, मैंने बताया ये प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल है, उसके लिए फीचर्स बताए, याद रखने हैं। चेंज इन टेम्परेचर 0 है, डायथर्मिक वॉल्स है, स्लो प्रोसेस है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट इज इनफाइनाइट। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म सिखाने जा रहा हूं जो इस प्रोसेस से जुड़ी हुई है, आइसोथर्मल प्रोसेस से जुड़ी हुई टर्म है। देखिए क्या नाम है, मैं आपको क्लियर करता हूं, नाम है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कितना वर्क होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो मैं अब आपको ये टॉपिक बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूं। चलिए तो अब हम सीखने वाले हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, किस तरीके से वर्क होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। चलिए मैं आपसे क्लियर करता हूं। मैंने आपसे एक बात बोली है, देखिए आपके पास ना बच्चों एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ये आपके पास एक कंटेनर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बच्चों इसमें क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। इसके अंदर एक गैस फिल है बच्चों, इसके अंदर एक गैस फिल है इस तरीके से, ठीक है, ये इसके अंदर गैस फिल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बच्चों जब ये गैस फिल है, ऊपर से लगा रखा है एक पिस्टन, ये एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन मूवेबल होता है बच्चों, पिस्टन कैसा होता है, मूवेबल, और ये कंटेनर कुछ इस तरीके से है ऊपर तक। समझ गए इतनी बात को, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, अगर इस गैस ने वर्क किया तो वर्क कैसे किया, मतलब ये अगर गैस के अंदर इतनी ताकत है कि ये इस पिस्टन को ऊपर राइज कर रही है, कैसे राइज कर रही है, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वर्क होगा। क्यों होगा, जब ये पिस्टन ऊपर पहुंच जाएगा यहां पे, है ना, किसने राइज किया इसको ऊपर, इस प्रेशर ने राइज किया जो इस गैस का प्रेशर है, समझ रहे, गैस के प्रेशर ने इसको राइज किया, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जब आपको ये बात क्लियर हो गई है और ये पिस्टन यहां पहुंच गया है, यहां से यहां पहुंच गया है, तो वर्क होगा। मैंने कहा छोटा सा वर्क हुआ, एक छोटू सा वर्क हुआ dW, और dW बराबर क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कितना डिस्प्लेस हुआ, मैंने कहा ये dx, अभी फिलहाल मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी ये तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और इस पिस्टन को मुझे यहां पहुंचाना था एक्चुअल में, यहां, है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ होगा, है ना, x हुआ होगा। समझ गए हैं बात को, dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, कहां पहुंचाना है, x तक पहुंचाना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x हुआ होगा, है ना। तो छोटा सा वर्क कितना हुआ, dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो किसने किया, वर्क डन हुआ, किसने किया, गैस ने किया, गैस के मॉलिक्यूल्स ने किया, प्रेशर बना के किया, इस पिस्टन पे ऊपर पहुंचा है क्या नहीं, समझ रहे हैं। अच्छा क्या एक बात बताइए, फोर्स आप क्या ये लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो क्या यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना है, प्रेशर इंटू एरिया dx, है ना। एरिया किसका, देखिए किस पे लगा है ये प्रेशर किस पे लग रहा था, ये इस पे लग रहा था ना, इस पे, है ना, इसका ही तो एरिया, इस एरिया किसका लेंगे, इस वाले सरफेस का, ये A है,
एक बात बताइए, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू छोटी सी लेंथ, एरिया इंटू लेंथ जिसको नहीं पता वो याद रखे, एरिया इंटू लेंथ बेटा वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो dW इक्वल्स टू प्रेशर एरिया, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कैसी है? छोटी सी, तो ये वॉल्यूम भी कैसा होगा? छोटा सा, dV। समझ गए? ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो हमने ये चीज सीख ली कि छोटा सा वर्क जो हुआ छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वो ये होता है P इंटू dV। dV क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, छोटा सा चेंज जो वॉल्यूम में आया। समझ रहे? यहां से यहां तक पहुंचाना है तो वॉल्यूम में इतना ही तो चेंज आया। समझ रहे? तो ये वर्क हुआ। अच्छा, अब ये तो है छोटा सा चेंज, आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम, आपने इसका वॉल्यूम कहां से कहां पहुंचाया? V1 था शुरुआत में वॉल्यूम, और कहां पहुंचा दिया? V2 पे पहुंचा दिया। तो वॉल्यूम कितना चेंज कर दिया? V1 से V2। तो टोटल वर्क यहां से यहां तक करने का कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? आप कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? शुरुआत में वॉल्यूम कितना था? V1, और बाद में क्या हो गया? V2। समझ गए? ये चीज हो गई। क्लियर है मेरी बात आपको? ये चीज हो गई है ना। चलिए, अब dW का इंटीग्रेशन जिसको नहीं पता है बच्चों, है ना, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? इंटीग्रेशन होता है समेशन, है ना। मैंने बताया था कि ये तो छोटा सा है वर्क, टोटल वर्क कितना होगा V1 से V2 पहुंचाने के लिए? शुरुआत में वॉल्यूम V1 था, कितना पहुंचाया? V2 तक पहुंचाया। तो क्या हो जाएगा? आपने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। तो आप क्या निकाल रहे हैं? वर्क डन निकाल रहे हैं इस प्रोसेस में। किसका? वर्क डन बाय द गैस, बाय द गैस, जो गैस ने वर्क किया है, ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वो निकाल के दिखा रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से आपको सीखना है और आई होप आप समझ भी रहे होंगे। चलिए, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों कैसे करना है, अब मैं आपसे एक बात कर लेता हूं, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। मैं आपसे क्या बात कर देता हूं, देखिए बच्चों, आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने बोला है कि पीवी इक्वल्स टू जो होता है बच्चों, वो कांस्टेंट होता है, मान लो वो K होता है। इतनी बात आपको क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो बच्चों, यहां से P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देख के बताएंगे, K/V लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। तो चलिए, मैं क्या करता हूं, टोटल वर्क कितना हुआ V1 से V2, आपको वॉल्यूम चेंज करने के लिए W हुआ, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने सीख लिया कि इतना वर्क हुआ, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, है ना। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। यहां पे देखते हैं, P की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, V1 से V2 था, और प्रेशर की वैल्यू K/V आई थी। K कांस्टेंट है, V, और यहां पे बच्चों dV है। समझ गए हैं? बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, K कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, तो W इक्वल्स टू बच्चों K बाहर आ गया ऐसे, और यहां रह गया V1 से V2, और यहां पे 1/V dV। समझ गए? चलिए, तो अब कैसे करना है बच्चों, मैं आपसे एक रिलेशन शेयर करना चाहूंगा। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसको नहीं आता, और ज्यादातर बच्चों को ये नहीं आता होगा, इसको सीखना है। क्या है फॉर्मूला? जब भी आप 1/x dx करें, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है 1/x dx को, तो इसका आंसर बच्चों log बेस e, क्या बोलते हैं इसको? log बेस e, और यहां पे बच्चों x, ऐसे मल्टीप्लाई में x, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पे बच्चों 1/v dv है, तो यहां पे क्या बनेगा? इसी तरीके से k, ठीक है, और यहां पे क्या बनेगा? ये बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा log बेस e, ठीक है, ये v है तो ये V1 से V2, है ना। कितने से कहां पहुंचा है? V1 से V2। समझ गए हैं? चलिए, अब ये log बेस e ना, इसको भी चेंज करना होता है बच्चों, याद रहेगी बात, ये मैथमेटिक्स की टर्म में याद रखनी है। log बेस e नहीं होता, आपको क्या चाहिए होता है? log बेस 10। क्या चाहिए होता है? log बेस 10। तो तरीका क्या है इसको चेंज करने का? log बेस e को हटाना है, तो इसका तरीका होता है 2.303 log बेस 10x, ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि आपके पास ना log को निकालने के मेथड्स होते हैं, लेकिन वो बेस 10 वाले होते हैं, जिसमें 10 बेस, ठीक है, याद रहेगी बात, याद रखनी है ना। log बेस e बड़ी दिक्कत करता है, ये सोल्व नहीं होता, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके log बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। समझ रहे हैं? चलिए, वेरी गुड। तो W इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू K log बेस E V V1 से V2, ये आपके पास वर्क आया। अब देखिए क्या करते हैं, आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, तो इस फॉर्मूले को मैं लगा देता हूं यहाँ पे, और फटाक से इसको सोल्व कर देता हूं, जल्दी से आपको देखना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है, वर्क इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा? K, ठीक है,
log बेस e को मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है ना, मैं आपको लिख के बताता हूं। चलिए, तो मैंने क्या किया है, log बेस e को चेंज कर लिया है, वो वहां पे रहा। तो क्या किया मैंने, w इक्वल्स टू के log बेस e का नाम चेंज करके क्या लिखा, 2.303 log बेस 10 v v1 से लेके v2 तक, ठीक है। तो बच्चों इसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, तो w इक्वल्स टू के 2.303, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। अच्छा, तो अब इतना होने के बाद यहां पे अंदर रह जाता है खाली, आप इसको सिंपली अब v भी लिख सकते हैं ना, बेस 10 में कन्वर्ट करके v भी लिख सकते हैं, v1 से v2। तो क्या हो जाएगा वर्क, के 2.303 log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v2 माइनस log v1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। ये फॉर्मूला किसका आया बच्चों, ये फॉर्मूला वर्क का आया, जो कौन सी प्रोसेस में निकला है, आइसोथर्मल प्रोसेस में निकला है, जो कि गैस ने किया था उसको एक्सपेंड करने के लिए। समझ गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डेराइव किया है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं, आगे ध्यान से सुनना है। ये पीवी इक्वल्स टू जो मैं के लिखता था ना, तो ये के होता क्या था, पीवी इक्वल्स टू होता है बच्चों nRT, n फॉर नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस, r इज गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, T उसका टेम्परेचर गैस का, समझ रहे हैं। तो ये इक्वेशन होती है आइसोथर्मल प्रोसेस की, PV इक्वल्स टू nRT, n फॉर नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस, R फॉर गैस कांस्टेंट और T फॉर टेम्परेचर। तो बच्चों यहां इस इक्वेशन में आप क्या पुट कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। जल्दी जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वर्क की वैल्यू जो आ जाएगी nRT 2.303 log v2 माइनस log v1, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो वर्क आपको करना है, जो गैस ने किया है, किस पे, मूवेबल पिस्टन पे, उसको एक्सपेंड कराने के लिए, कहां से कहां, v1 से v2। एक बात समझने की जरूरत है, वर्क कब होता है, जब वॉल्यूम में चेंज होता है, समझ गए हैं। वॉल्यूम में चेंज होगा तो वहां पे क्या हो रहा होगा, वर्क हो रहा होगा।